हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे IBPS PO के नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन आज ही आउट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि इसके क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है और साथ ही साथ कितने बैंकों में कितने शिफ्ट अवेलेबल है उनके बारे में। बात करते हैं IBPS के टर्म के बारे में। इससे फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, ये सेवरल बैंक्स का एक साथ सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता है, जिसके अंदर कुछ सेवरल बैंक आते हैं जिनके बारे में अपन अभी जानेंगे। ठीक है, और ये कंडक्ट होता है RBI के थ्रू। अगर बात करें अपन IBPS का, तो ये कई बैंक्स का मिला करके एग्जाम होता है। जैसे अगर हम लोग देते हैं SBI, तो SBI PO का जो होता है एग्जाम, वो सिर्फ SBI के PO के लिए होता है। वहाँ आपको सिर्फ एक ही बैंक के अंडर PO का जॉब मिलता है। बट अगर आप IBPS देते हैं तो आप डिफरेंट बैंक के एग्जाम एक साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अपना पोस्ट निकला है वो PO का निकला है, जिसे अपन प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बोलते हैं। अपन आज बात करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है और कौन से बैंक इसमें इंक्लूड है। तो पहले बात करते हैं कि अगर अपन IBPS एग्ज़ाम देते हैं तो इनके अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं, या जो स्टूडेंट इस चीज़ को क्वालिफाई करता है या जो अप्लाइंट इस चीज़ को क्वालिफाई करता है, उसका जॉब किस किस बैंक में लग सकता है। तो इसमें अगर अपन नामी बैंक की बात करें, जो हम लोग खुद यूज़ करते हैं या बहुत नाम जानते हैं, तो उनमें से आता है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर बात कर सकते हैं अपन PNB, यूको और यूनियन। ठीक है, तो ऐसे इसमें इतने सारे बैंक हैं जो इनके साथ अटैच हैं, या अपन बोल सकते हैं कि IBPS के थ्रू आप इतने सारे बैंकों में से किसी एक में जॉब पा सकते हैं। ठीक है, फिर अपन चेक करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जो फॉर्म रिलीज़ होने का है या फिर फॉर्म फिल का स्टार्टिंग डेट है वो है 5 से, मीन्स 5/8/2020 से। जो लास्ट डेट है वो है 26। और अगर बात करें अपन, जो लास्ट डेट होगा वो होगा 26/8/2020। ठीक है, फिर इसके बाद अपन चेक करते हैं कि जो हमारा पेमेंट होगा वो भी आपका जब फॉर्म फिल होगा उसी डेट पे आपका पेमेंट होगा। ऑनलाइन पेमेंट होता है इसमें। आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ ही आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन देगा। फिर अगर बात करें इन सब को छोड़ करके कि जो हमारा मेन होता है, जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर होता है, जैसे आप फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद या एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपके पास एक कॉल लेटर आता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो डेट होगा कॉल लेटर का वो होगा October 2020, और ये भी अक्टूबर में हो रहा है, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो भी अक्टूबर में ही हो रहा है। ठीक है, मीन्स अगर एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही आता है कॉल लेटर, हो सकता है कि 1 वीक पहले आ जाए या फिर उससे थोड़ा पहले आ जाए। तो अगर अपना कॉल लेटर अक्टूबर में आएगा, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम है वो भी अक्टूबर के मंथ में ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं प्री का। जो एग्ज़ाम होता है बैंक का वो 2 टर्म पे होता है, प्री और मेंस पे। ठीक है, फिर जिसका प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हो जाता है उसे होता है इंटरव्यू उसका। ये 3 टर्म पे अपन बात डिवाइड कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। पहला होता है प्री, सेकंड होता है मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू। बात करें प्री का, तो प्री का डेट जो इसमें डिफाइन हो रहा है वो है 3, 10 और 11 अक्टूबर। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख सकते हैं इसमें कि जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है वो भी हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में। आप देख सकते हैं कि उसी मंथ या उसके अगले मंथ ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको मेंस के लिए, अगर आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको जो कॉल लेटर आना होगा मेंस के लिए वो भी आ जाएगा नवंबर में ही। ठीक है, और जो इसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा वो हो जाएगा 28/11 को। मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग के पास प्री के बाद सिर्फ 1 महीना ही बचता है मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो मोस्टली अगर मैं आपको प्रीफर करूँ तो आपको मेंस और प्री का तैयारी प्री से पहले ही करना होगा। मेंस के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। सिर्फ 1 महीने में अगर आप सोचेंगे कि मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट हो जाएगा, जो वो हो जाएगा दिसंबर में हो जाएगा। मतलब नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा और दिसंबर में आपका जो 220 होगा उसमें आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू आ जाएगा अगले महीने जनवरी में, और उसके बाद आपका अगर इंटरव्यू है तो वो हो जाएगा जनवरी से फरवरी के बीच। और उसके बाद फिर सब क्लियर होने के बाद अप्रॉक्स अप्रैल से मई के बीच में आपको अपना पोस्ट या खुद का पोस्ट जो आपको अवेलेबल होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा किसी बैंक में। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन जो डेट्स आए हैं वो इतने ही हैं। ठीक है, और अभी कोविड की वजह से हो सकता है कि डेट में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकें। फिर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्राइटेरिया क्या है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। पहला जो होता है वो होता है नेशनैलिटी, कि जो पर्सन है वो इंडियन होना चाहिए, और अदर के लिए थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो इसमें शो हो रहा है। ठीक है, जब बात करेंगे अपन एज की, तो मिनिमम उसका एज होना चाहिए 20 और मैक्सिमम होना चाहिए 30। जो एज है वो होना चाहिए अगस्त तक का, मीन्स 1/8/2020 से पहले तक का। ठीक है, मिनिमम उसका 20 एज होना चाहिए, और 1/8/2020 से पहले अगर 30 का है तो वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। अगर बात करें रिलैक्सेशन का, कैटेगरी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ST SC के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है,
मतलब अगर बात करें अनरिजर्व के लिए तो उनका 30 है, तो ST SC के लिए वो 35 है, ठीक है। वही बात करते हैं अदर बैकवर्ड के लिए 3 ईयर्स का है, देन अदर के लिए 10 का, देन 5 का, देन 5 का, ठीक है। तो ये सब रिलैक्सेशन उनमें जो 30 अपना एज लिमिट है उसमें इन सबको ऐड करके बताया जाएगा। फिर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो 26/8/2020 मीन्स जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 26/8/2020, इस डेट से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपके पास रिजल्ट आने वाला है, डिग्री आने वाला है, उसमें आपका जो डेट होगा कंप्लीट होने का वो इससे पहले का होना चाहिए। अगर इसके बाद का है तो वो इस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट ओरिजिनली में होता है वो होता है सीधा इंटरव्यू में, ठीक है। मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट शो करना होगा वो सीधा आपको इंटरव्यू में ही करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्री और मेंस का पैटर्न क्या होता है। जैसे हमें पता है कि यहाँ पर जो बैंक एग्जाम होता है वो 2 पैटर्न में या 2 शिफ्ट में होता है, प्री और मेंस, ठीक है। पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होता है, फिर जिनका प्री क्वालिफाई हो जाता है वही अपीयर होते हैं मेंस में, और जिनका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा वो अपीयर होंगे इंटरव्यू में, ठीक है। सो पहले चेक कर लेते हैं कि प्री का पैटर्न क्या है। सो प्री में हमारे पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। बात करें मार्क्स की, सो मार्क्स में अगर बात करें तो 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने होंगे उतना ही उसका मार्क्स होगा। सो इंग्लिश का होता है 30 क्वेश्चन मीन्स 30 मार्क्स। अगर बात करें एप्टीट्यूड का तो 35 क्वेश्चन मीन्स 35 मार्क्स। और बात करें रीजनिंग का तो वो भी होता है 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम स्लॉटेड का। जो टोटल एग्ज़ाम होता है वो होता है 1 आवर का, मीन्स 1 आवर मीन्स 60 मिनट का। सो आपको ईच सेक्शन पे मिलता है 20 मिनट, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि 60 मिनट मतलब आपको कितने भी टाइम मिल सकता है पर सेक्शन के लिए, आपको पर सेक्शन में सिर्फ 20 मिनट ही मिलेगा, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में 20 मिनट ओवर होगा आपका सेकंड सेक्शन शुरू हो जाएगा। मीन्स अगर आपने इंग्लिश में मान लेते हैं 30 में से 20 क्वेश्चन ही अप्लाई किए हैं और आपका 20 मिनट अगर ओवर हो गया तो सीधे आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। मीन्स आपका जो इंग्लिश होगा उसमें से 10 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, आपको फिर दोबारा उस क्वेश्चन को अप्लाई या सॉल्व करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको 20 मिनट में जो जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आपको उतने ही करने हैं, ठीक है। मगर इसमें अपन बात करें अगर कट ऑफ का, तो आपको सेलेक्टिवली तीनों सेक्शन में ही कट ऑफ के थ्रू पास होना है। मीन्स आपको तीनों में ही कट ऑफ से ज़्यादा लाना है, सिर्फ इंग्लिश में, सिर्फ एप्टी में या सिर्फ रीजनिंग में नहीं। टोटल तो आपको काउंट होगा, टोटल 100 में से अगर मानते हैं कि 70 कट ऑफ है तो 70 तो होना चाहिए। बट अगर सेक्शनल कट ऑफ भी देखें, मान लेते हैं इंग्लिश में कट ऑफ गया है 25, तो आपको 25 से ऊपर होना चाहिए। साथ में ही फिर एप्टी में मान लेते हैं 15, सो आपका 15 से ऊपर होना चाहिए। और मान लेते हैं रीजनिंग में गया था 20, सो 20 से ऊपर आपका होना चाहिए। मीन्स पर सेक्शन में भी आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। टोटल के साथ साथ पर सेक्शन कट ऑफ भी यहाँ पर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्री का। अब बात करते हैं पर मेंस का। सो मेंस में हमारे पास होते हैं 4 सब्जेक्ट, ठीक है। जो मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपको टाइम स्लॉट अलग अलग डिफरेंट मिला गया है। टोटल जो टाइम स्लॉट होता है वो होता है 3 आवर्स का। और यहाँ पर भी आपको ईच में आपको क्लियर करना होता है। टोटल में आपको तो क्लियर करना ही है, बट आपको साथ साथ में इसके ईच में भी आपको क्लियर करना होता है। मतलब ईच सेक्शन भी आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए और इसके साथ साथ फिर टोटल का कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर बात करें लास्ट एग्ज़ाम का, तो यहाँ पर आता है 2 क्वेश्चंस। इसमें आपको ऐसे और लेटर राइटिंग ये 2 होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स इसका 25 होता है और इसके लिए आपको मिलता है सिर्फ 30 मिनट। मीन्स आपको सिर्फ आधे घंटे में एक लेटर और एक ऐसे लिखना है, वो भी 25 में मार्क्स के लिए। फिर अब चेक कर लेते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम पे अप्लाई कर सकें। तो पहला चीज़ आपका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आधार कार्ड या कोई आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड या एक्सेट्रा, ठीक है, जिससे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो सके। मतलब पहले अपन सोच सकते हैं पहला जो होता है अपना वो आधार कार्ड होता है। सेकंड अपन बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कॉल लेटर आता है उस कॉल लेटर का प्रिंट आउट, ठीक है। सो कॉल लेटर का प्रिंट आउट, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास ये ओरिजिनल भी होना चाहिए और साथ साथ इसका फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एटलीस्ट 3 चीज़ होनी चाहिए। पहला चीज़ है आधार कार्ड का ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और थर्ड चीज़ अपने पास होना चाहिए कॉल लेटर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको साथ में ले जाना होगा एग्ज़ाम हॉल में या फिर एग्ज़ाम सेंटर में।
फिर बात करते हैं बैंक पीओ में जो होता है नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स का होता है या कितने परसेंटेज का, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 क्वेश्चन अगर नेगेटिव मिलता है तो उसमें आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। मीन्स हर क्वेश्चन का नेगेटिव में आपको 1/4 डिडक्ट होगा। ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं जिसका प्री क्लियर हो जाएगा, जिसका मेन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या जमा करना पड़ता है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आप जमा करना है जो आपको डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं, उसका एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो आप यहाँ पर कुछ पॉइंट को चेक कर सकते हैं। पहला होगा इंटरव्यू के पहले जो आपके पास कॉल लेटर आएगा उसका प्रिंट आउट। ठीक है। सेकंड आपके पास होना चाहिए DOB सर्टिफिकेट। ठीक है। थर्ड आपके पास होना चाहिए जो डिग्री आपने क्लियर किया है, जो आपने डिग्री के लिए आप कंप्लीट किया है उसका सर्टिफिकेट। फिर अदर सब पार्ट्स के लिए आपके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप इस PDF से चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अरेंज किया गया है जो आपको सभी चीज़ों को पढ़ करके पर डॉक्यूमेंट को आपको फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही चीज़ आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ से मिस होता है या आप किसी डॉक्यूमेंट को भूल जाते हैं तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू तुरंत ही कैंसिल हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के आपको चेक कर लेना है कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का फोटोकॉपी रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल की, कि डिफरेंट बैंकों में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं। तो बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है 0 सीट्स। जब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 734। बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो अभी इसका रिलीज़ नहीं हुआ है। बात करते हैं कैनरा बैंक में भी रिलीज़ नहीं हुआ है। ठीक है। फिर सेंट्रल बैंक का भी 0 है। इंडियन बैंक का भी रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक। फिर इसका बात करते हैं तो इसका भी 0 है। PNB का भी रिलीज़ नहीं हुआ है। पंजाब का भी कितना है, टोटल 83 सीट है। यूको में 350 सीट है और यूनियन का भी रिलीज़ नहीं हुआ है। ठीक है। तो अगर टोटल सीट्स की बात करें अभी तक के अकॉर्डिंग तो हमारे पास है टोटल 1167 सीट्स फॉर ऑल दिस बैंक। ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास होना चाहिए, पहला चीज़ होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका साइज़ होगा ये इस टाइप का। ठीक है। डायमेंशन आपको गिवन है सब चीज़ का, और जो उसका साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच का। ठीक है। फ्लैश अगर मार रहा है उसमें, आपका कैमरा आप फोटो ले रहे हैं फ्लैश मार रहे हैं तो उसमें रेड आई शो नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो आप पिक लेंगे वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। मीन्स उसमें कोई हैट या फिर कोई स्कार्फ या कोई ग्लासेस गॉगल्स ये सब नहीं होना चाहिए। स्पेक्स नॉर्मल स्पेक्स हो सकता है बट सन ग्लासेस या एटसेट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी आप ये डिटेल यहाँ से चेक करके आप जो फोटोग्राफ सबमिट करना चाहते हैं वो उसमें से चेक करके कर सकते हैं। वही बात करें कि फ़ोटोग्राफ के साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर थंब इम्प्रेशन का। तो थंब होता है हमारा लेफ्ट हैंड का। ठीक है। इसका डायमेंशन भी आपको यहाँ पर गिवन है, और इसके साथ साथ आपको एक वाइट पेज में ब्लैक पेन से डिक्लेरेशन लिख के जमा करना रहता है। सो आप डिक्लेरेशन अपने हैंड राइटिंग से ही लिखेंगे और उसके साथ जो थंब इम्प्रेशन है वो भी आपके हैंड का ही होगा। अगर वहाँ पर पाया जाता है कि जो राइटिंग आपका नहीं है या फिर थंब इम्प्रेशन आपका नहीं है तो तुरंत ही आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है। ठीक है। इसके साथ फिर आपको जमा करना होता है एक वाइट पेपर में अपना सिग्नेचर करके। ठीक है। उसका साइज और डायमेंशन भी यहाँ पर गिवन है। तो आप इन सब को चेक करके आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आप पहले से ही ये सब अरेंज करके इसका PDF बना करके, या JPG के फॉर्म में है तो JPG के फॉर्म में आप अपने साथ रख करके सीधे फॉर्म भरने के साथ सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो यह था मेन डिटेल्स। तो मैं आपको पूरा PDF यहाँ पर शो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा PDF होता है और ज़्यादातर उसमें ऐसी चीज़ें जो हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपको बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही सिंपल तरीके से जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी है फॉर्म भरने के टाइम या प्री एग्ज़ाम के पैटर्न, मेंस के पैटर्न और इंटरव्यू के पैटर्न, तो वो आपको इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है।